आज जो हम आपका विषय है अर्थशास्त्र, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, बीएड सेकेंड ईयर के लिए, उसमें हम इकाई यूनिट, आपकी जो यूनिट चल रही है वो फर्स्ट यूनिट चल रही है। और उसमें आज का जो हमारा प्रकरण है वो है अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषता, यानी क्वालिटीज ऑफ अ टेक्स्ट बुक। अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये आपकी यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 का टॉपिक है। इसमें जो सबसे पहले इसके जो आपकी विशेषता है वो है भूमिका एवं प्रस्तावना। भूमिका एवं प्रस्तावना। भूमिका प्रस्तावना से क्या अर्थ होता है कि जिस प्रकार से कोई भी पाठ्य पुस्तक होती है उसके अंदर सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पाठ्य पुस्तक कब अट्रैक्टिव होगी, जब उसमें उस पाठ्य पुस्तक की पूरी भूमिका दे रखी हो, उसका पूरा परिचय दे रखा है। तो परिचय को देखते ही पाठ्य पुस्तक की बारे में, यानी पाठ्य पुस्तक की हमें संपूर्ण जानकारी इसकी भूमिका और परिचय से मिल जाती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की यही विशेषता होती है कि इसमें सबसे पहले भूमिका और परिचय दिया जाता है। आपने जब भी पाठ्य पुस्तक को देखा होगा तो उसमें जो पेज दिया जाता है, उसमें पहले पेज, पहले जो पृष्ठ होता है उसके बाद में जो फर्स्ट पेज आप खोलते हो उसमें भूमिका लिखा हुआ होता है और उसका इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना लिखी हुई होती है, परिचय लिखा हुआ होता है। परिचय के अंतर्गत उस बुक के अंदर जो जितना भी उसके संदर्भ पुस्तिका या कहाँ से कंटेंट लिया गया या कहाँ से उन्होंने प्रभावित होकर इस बुक को छापा है। उसके अलावा आपका दूसरा विषय सूची या संदर्भ ग्रंथ। विषय सूची एवं संदर्भ ग्रंथ। इसका अर्थ होता है कि पाठ्य पुस्तक में जब हम खोलते हैं तो विषय सूची आपके होती है, इंडेक्स होता है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम, पहले तो आपने पाठ्यक्रम की भूमिका पढ़ी, उसका परिचय पढ़ा कि किसने लिखा है, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली लिखने की, और सारी चीज़ें उसके अंदर किन किन विषय के बारे में दे रखा, पर्यावरण दे रखा है या किसके विषय के बारे में पुस्तक लिखी गई, उसका पूरा सारांश मिल जाता है। उसके बाद उस पाठ्य पुस्तक में क्या क्या कंटेंट है, यानी हम उस बुक के अंदर किन किन विषय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अर्थशास्त्र की बुक है तो उसमें उसके जो संदर्भ ग्रंथ होंगे कि संदर्भ विषय सूची एक तो वो हो गया आपकी कि विषय के अंदर आपका मुद्रा है, साख मुद्रा है, मुद्रा के प्रकार हो गए, विनिमय हो गया, इन सब चीज़ों की। और संदर्भ ग्रंथ आपकी हो गई यानी कहाँ कहाँ से उन कंटेन क्या यानी प्रकरणों की जानकारी ली गई है, तो उन सबका एक संदर्भ ग्रंथ और विषय सूची बनाई जाती है जिसके अंदर हमको ये जानकारी मिलती है कि ये संदर्भ संबंधित विषय का जो प्रकरण है, इसका जो ज्ञान है या नॉलेज है कहाँ कहाँ से लेकर लिया गया। फिर हमारा पाठ्य वस्तु, नेक्स्ट आता है हमारा पाठ्य वस्तु यानी कि पढ़ने योग्य वस्तु। जो पढ़ने योग्य वस्तु होती है उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। तो पढ़ने योग्य वस्तु कैसी होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए और उपयुक्त होनी चाहिए। प्रासंगिक यानी प्रसंग उसके अंदर कुछ निकल कर आना चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए और उपयुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, यानी कि ये जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। अब आपको पाठ्य वस्तु को पढ़ने से उपयुक्त होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए और जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अब उन सभी चीज़ों को जो प्रासंगिक भी है, उपयुक्त भी है, तो उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होना चाहिए। तो प्रस्तुतिकरण ये है कि हमेशा प्रेरणास्पद होना चाहिए, यानी कि किसी शिक्षा से ओतप्रोत होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो इसकी क्वालिटी है, इसकी विशेषता है, वो है पाठ्य वस्तु का संगठन। पाठ्य वस्तु का संगठन यानी कि जो भी पढ़ने योग्य वस्तु है या पढ़ने योग्य चीजें उनको संगठन किस प्रकार करना है। यानी कि हमने देखा कि हमारे पास पूरी एक अर्थशास्त्र की बुक है, इसके अंदर आपका मुद्रा भी दे रखा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपका मुद्रा के प्रकार दे रखा है, मुद्रा के प्रकार वो उपयोग दे रखा है, फिर आपका दे रखा है आवश्यकता, फिर आपका दे रखा है साख मुद्रा, फिर है आपका दे रखा है ग्रेशन का नियम,
फिर आपका दे रखा है विनिमय, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस प्रकार ये जो पाठ्य वस्तु है, ये हमारी पाठ्य वस्तु यानी पुस्तक के अंदर हमारी पाठ्य वस्तु आ गई। अब इस पाठ्य वस्तु को हमें संगठित किस प्रकार करना है, यानी कि उसका इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजन करना ही संगठन कहलाता है। जैसे कि हमने इन 3 को एक इकाई में लिया और इन 3 को दूसरी इकाई में, फिर उसके बाद और कंटेनर है, तो ऐसे करके हमने 5 इकाई बना ली। तो इस प्रकार से हमने उन इकाइयों की भी उप इकाइयाँ बना ली, उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया। इस प्रकार से पढ़ने योग्य वस्तु जो है उसका संगठन होना चाहिए, तभी पाठ्य पुस्तक अच्छी होती है। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषता वो है हमारी भाषा। भाषा जो है हमेशा सरल होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त शैली का उपयोग होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है यानी कि भाषा का जिस स्तर के विद्यार्थी उस स्तर की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कठिन भाषा होता है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि छोटी क्लास के बच्चे हैं तो हमें उनके समझ योग्य है, उनके समझने योग्य भाषा, उपयुक्त भाषा का उपयुक्त शैली का उपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट जो है हमारा विशेषता एक है उदाहरण। अच्छी पाठ्य पुस्तक की सारी विशेषता होती है कि उसमें भाषा भी विद्यार्थी के मेंटल एज और उनके समझने के आधार पर ही सिलेक्ट की जाती है। यानी कि 5th क्लास का बच्चा, उसको 10th क्लास के शब्दों जो होते हैं उनको नहीं डाला जाता क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए यदि 5th क्लास का है तो उसके स्तर के अकॉर्डिंग ही उसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है, शैली का उपयोग किया जाता है, जिससे वो समझ सके। अब उसके बाद होता है कि उदाहरण वो होते हैं कि जिससे कि विद्यार्थी समझ जाते हैं। तो उदाहरण कैसे होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए। यानी ऐसा उदाहरण नहीं होना चाहिए कि आपने उदाहरण दिया और विद्यार्थी को समझ में नहीं आई, यानी कि स्पष्ट उदाहरणों का उल्लेख होना जरूरी है। फिर है हमारे सीखने वाले कार्य। एक पाठ्य पुस्तक तभी अच्छी होती है, उसकी विशेषता है कि उसमें सीखने योग्य कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। सीखने योग्य कार्य, क्योंकि आपको पता है कि विद्यार्थी कार्य करके ही सीखता है। तो सीखने योग्य जितने भी कार्य हो, जैसे अभ्यास प्रश्न हो या अभ्यास कार्य हो, वो सब उसके अंदर पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आकार। जो पाठ्य पुस्तक का आकार के मतलब एक आकार निर्धारित किया गया है, उसकी एक औसत साइज बताई गई है। तो पाठ्य पुस्तक का जो आकार है छात्र के आयु के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बड़ी पाठ्य पुस्तक है और छोटा बच्चा है और उसको हमने इतनी मोटी साइज में पकड़ा दी तो देख के घबरा जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। यदि उसका साइज उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग यानी कि लंबी हो थोड़ी साइज में और उसमें पेज बड़े बड़े हो, उसमें लिखावट बड़ी बड़ी हो, तो उसे देख के वो समझ सकता है। पर यदि हम मोटी इतनी छोटी सी पुस्तक बना दें, उसको इतनी बड़ी बना दें और छोटा छोटा लिखे उसके अंतर्गत, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा कि विद्यार्थी पहले उसको देख के घबरा जाएगा और उसकी रुचि पैदा नहीं होगी शिक्षण के प्रति। तो उनकी जो आयु है, आयु के स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तक का जो साइज है, आकार है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मुद्रण। इसमें जो हमारा आता है वो है मुद्रण। अब मुद्रण किस प्रकार का होना चाहिए, मुद्रण क्या होता है? मुद्रण ये है कि अर्थशास्त्र की जो पाठ्य वस्तु है, मुद्रण भी छात्रों की अनुसार होना चाहिए, आयु के अनुसार। इसमें टाइप का जो आकार होता है, मार्जिन होता है, संरचनात्मक उपयुक्त मुद्रण से मतलब है कि जैसे टाइपिंग की जाती है, यानी कि चित्रों को पर्याप्त जगह पर मतलब अच्छे से कलरफुल में डालना चाहिए। टाइपिंग उनकी आयु के अनुसार ही मुद्रण होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो आकार थोड़े बड़े हो, बड़े बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग आकार होना चाहिए। और जो उदाहरण है वो स्पष्ट होने चाहिए। जो ग्राफ है या आंकड़े जो भी बनाए गए, जो भी रेखा चित्र का प्रयोग या मानचित्र का प्रयोग किया गया, तो उसकी आयु के अनुसार इसमें करना चाहिए ताकि उन्हें समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सुदृढ़ता, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक है वो मजबूत होनी चाहिए, उसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी पुस्तकों को संभाल नहीं पाते, पढ़ जाएगी या उसके पेज इधर उधर हो जाएंगे, तो जो यूजफुल कंटेंट होगा वो उनके पास नहीं रह पाएगा। तो जो उसके अंदर जो सुदृढ़ता होनी चाहिए, यानी कि मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसे कागज का उपयोग करना चाहिए जो ड्यूरेबल हो, यानी लंबे समय तक चल सके, ऐसे कागज का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा मूल्य, पाठ्य पुस्तक का मूल्य। अब मूल्य कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी इजीली पाठ्य पुस्तक को खरीद सके उतना उसका मूल्य होना चाहिए, उनकी खरीद से बहुत से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो अच्छे पाठ्य पुस्तक होती है उसकी ये विशेषता होती है। तो पाठ्य पुस्तक की विशेषता में सबसे पहले अगर अच्छी होगी उसकी विशेषता है कि उसमें भूमिका और प्रस्तावना दी जाती है, उसमें विशेष रूप से संदर्भ ग्रंथ का समन्वय होता है। पाठ्य वस्तु जो होती है वो होती
भाषा का प्रयोग होता है, सहज भाषा का होता है, उपयुक्त शैली प्रयुक्त की जाती है, उदाहरण स्पष्ट होते हैं और विशिष्ट होते हैं। फिर सीखने योग्य कार्य को यानी अभ्यास कार्य को उसके लिए सम्मिलित किया जाता है। उसका आकार विद्यार्थियों के आयु के अनुसार होता है। उसका जो मुद्रण है वो भी विद्यार्थियों की आयु के अनुसार होता है। सुदृढ़ता होती है, उसके पेज एकदम मजबूत होते हैं ताकि बिखर ना जाए, फट ना जाए, और जो मूल्य है उसका वो भी बच्चे विद्यार्थी जो अफोर्ड कर सकते उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था हमारा अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं थी वो हमने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा अर्थशास्त्र। वर्तमान में जो अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है उसकी आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे, इसकी आलोचना किस प्रकार है। जो आज हमारी प्रेजेंट में जो बुक चल रही है अर्थशास्त्र की उसकी आलोचना हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।